वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत मुतवक्के है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। हसन रज़ा ने हमें ज्वाइन किया। हसन रज़ा, अहम मुलाकात है, एक तो ये बताइए कि किन अमूर पर गुफ्तगू मुतवक्के है, दूसरा पाकिस्तान में क्या वक्त होगा जब ये मुलाकात होगी? देखिए, पाकिस्तान में 1:30 का वक्त होगा जब ये मुलाकात शुरू होगी। लगभग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ जो वफद होगा वो वाइट हाउस पहुंचेगा। तकरीबन 22 मिनट बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो त्यारा है वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जो है वो लैंड कर जाएगा और यहाँ पर वाशिंगटन एयरपोर्ट पर वाशिंगटन DC वहाँ पर जो है उनको रिसीव करने के लिए उनके जो यहाँ पर सफारतकार के मुतल्लिक़ अफराद है वो पहुँच चुके हैं। और इस मुलाकात में उससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में जो है वो एक आला सतह का इजलास किया गया, जिसमें हतमी तौर पर क्या जो है वो फाइनल किया गया है वो तजारती इक़्तिसादी ताउन के हवाले से कुछ मामलात पर बातचीत के जो है वो कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी, इलाकाई अमूर, खारजा पॉलिसी, मसला फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर जो है वो कुछ नोट्स तैयार किए गए हैं और कश्मीर के हवाले से भी कुछ एक ब्रीफ तैयार किया गया है और सऊदीया के साथ जो मुआहिदा किया गया है उसके हवाले से भी कुछ जो है वो पॉइंट्स अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। और जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहाँ वाशिंगटन DC पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो है तकरीबन 30 मिनट बाद जो है वो जब यहाँ पर 22 से 25 मिनट तक पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पर भी एक इजलास होगा जिसमें आला सिविल और अस्करी हुकाम भी उस इजलास में शिरकत करेंगे और फिर जो है हतमी तौर पर तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वहाँ पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं जो है कोई मीडिया को अलाउ नहीं किया गया कि मीटिंग का एक्सेस जो कि पहले दी जाती थी वहाँ पर टॉक की जाती थी, लेकिन अब वो नहीं किया गया। अलबत्ता यहाँ पर भरपूर तरीके से तैयारी की गई है और इस तरीके से मुलाकात की तैयारी की गई है। हसन रज़ा, आप हमें तमाम तर मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई मुआहिदों, इक़्तिसादी शराकत दारी और इलाकाई मसाइल, बिलखुसूस गजा, शाम और यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्की अमरीका का एक अहम शराकत दार है और दोनों ममालिक खित्ते में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। सदर ट्रंप ने आलमी मसाइल के हल में तुर्की के किरदार को सराहा और कहा कि अमरीका तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में तुर्की भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। सदर एर्दोगान ने मसला फ़लस्तीन और शाम पर तुर्की के वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि तुर्की हमेशा अमन, खुद मुख्तारी और तरक्की का हामी रहेगा। दोनों सदूर ने स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इलाकाई बहरानों का मौसर हल सिर्फ बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। बर वक्त आलमी अपील करते तो सैलाब मुतासरीन की जल्द और ज़्यादा मदद हो सकती थी। बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। सैलाब से पंजाब को तारीखी नुकसान पहुंचा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए फ्लड के जो मुतासर हो चुके हैं। आलमी सतह पर अगर अपील टाइमली होता तो आपको मुख्तलिफ तरीके से ये मदद ज़रूर करता। इस सैलाब के बाद फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, उसको भी ख़तरा हो सकता है। वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। जो जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में और वहाँ ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है वो तारीख़ी है। बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करवाया है, उसके थ्रू हम जो छोटे ज़मींदार है, किसान है, उनको हम इस कार्ड के थ्रू और CNIC के थ्रू और मुख्तलिफ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक आइनी तरमीम के सवाल है, नहीं आज तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोज़ल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आइनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए। PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی۔ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کو سمجھائیں سندھ میں کیا حال ہے، بات نہیں کرنا چاہتی، برائے مہربانی اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ سندھ میں کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی۔ بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں سندھ کا کیا حال ہے۔ میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ برائے مہربانی، بہت مہربانی، آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں، پنجاب اپنے آپ کو خود مینج کر لے گا۔ جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے، میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں۔ اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ، پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان مرتضی وہاب کا دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کردار ہمیشہ مثبت رہا۔ بلاول بھٹو نے خود پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے پنجاب حکومت پر تنقید نہیں کی بلکہ تعریف کی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا غیر متنازع فلاحی پروگرام ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کس کانٹیکسٹ میں مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے، بیکاز پیپلز پارٹی نے تو بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے اس تمام پروسیس میں۔ آپ کے سامنے ہے، جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب خود پنجاب کے مختلف اضلاع گئے تو انہوں نے وہاں جا کر کوئی تنقید نہیں کی، انہوں نے وہاں تعریف کی کہ پنجاب حکومت محنت کے ساتھ کام کری، اور بلکہ ڈیمانڈ کی کہ وفاقی حکومت کو اس کام میں پنجاب حکومت کی مدد کرنی چاہیے، اور خیبر پختونخوا کشمیر کی بھی عوام کی، گلگت بلتستان کی عوام کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے ایگریکلچرل ایمرجنسی کا مطالبہ کیا اور وزیر اعظم نے اس کے بیسس کے اوپر پھر اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں جو چھوٹ دی جا سکتی تھی وہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کس کانٹیکسٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ایک غیر متنازع فلاحی پروگرام ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ نہیں، میں یہ پیسے کم ہیں، میں اسے زیادہ دینا چاہتی ہوں، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ 100 بسم اللہ جی، آپ اپنی عوام کو 10 لاکھ روپے نہ دیں، آپ 20 لاکھ روپے دیں، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو آج ریلیف چاہیے، ان کو آج ریلیف دی جائے، اور اس کا سب سے واحد جو فول پروف میکنزم ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ باقی بسیں وغیرہ جو ہیں وہ تو ملتی رہیں گی لوگوں کو، ماس ٹرانزٹ آتا رہے گا، لیکن آج لوگوں کو جو ریلیف چاہیے وہ آج ہمیں دینے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبے بنانے کے لیے نوجوانوں کو ری آرگنائز کرنے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ جمہوریت میں عوام قائل ہو جائیں تو معاملہ پارلیمان تک پہنچ جاتا ہے، جو پرفارمنس دے گا وہی آگے آئے گا تو ہی عوام کے لیے کام کرے گا۔ وہ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ 2030 کا پاکستان، چیلنج، امکانات اور نئی راہیں۔ فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ 7 چیزیں مل کر ملک بناتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز پبلک ویلفیئر ہے، امن، انصاف، معیشت سمیت دیگر پوائنٹس اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پبلک ویلفیئر نہیں ہوگی تو کامیاب ملک نہیں کہلا سکتے۔ عوام کو سہولیات دینے کے لیے پوری دنیا نے خود کو ڈی سینٹرلائزڈ کیا، چھوٹے انتظامی یونٹس بنائے، ہمارے سوا کسی ملک میں اتنے بڑے صوبے نہیں۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ماڈرن کنٹریز کو بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو ذکر آتا ہے وہ پبلک ویلفیئر ہے، امن ہو، سکون ہو، آپ کا جان، آپ کی مال، سب آپ یہ فیل کریں کہ محفوظ ہے۔ سوشل ویلفیئر ہو وہاں پہ، اکنامک ویلفیئر ہو، پولیٹیکل ویلفیئر ہو، ریزرویشن آف اسٹیٹ ہو۔ اگر وہ پبلک ویلفیئر کر سکتے ہیں اور پبلک ویلفیئر کر رہے ہیں
तो वो कामयाब मुल्क कहलाएंगे। जिन लोगों ने तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया। मियां आमिर महमूद का कहना था कि हमारे सूबों के पास वसाइल और पैसे हैं, लेकिन मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं। हमारी तजवीज़ है 33 सूबे बना दिए जाएं। डिवीजन्स की बाउंड्री पर किसी को इख्तिलाफ नहीं, ये अरसे से ऐसे ही चल रहे हैं। छोटे यूनिट्स बनाने से अखराजात में भी इजाफा नहीं होगा, क्योंकि हर डिवीजन में पहले से सिस्टम मौजूद है। सूबों के पास पैसे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मैनेजमेंट को मैनेज करने की कैपेसिटी शायद नहीं है। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को, जो 33 हैं, उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। ये वो डिवीजन्स हैं जिसमें सदियों से लोग रह रहे हैं और मिलजुल के रह रहे हैं। ये ऐसी बाउंड्रीज हैं जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। सूबों का नंबर बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस एक्चुअली कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा, हम अपने सूबों की GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमारे इदारे इसलिए कमजोर हैं क्योंकि वो चलाने के काबिल ही नहीं हैं। हम इदारों को चलाने के लिए ही यूनिट छोटे करने की बात कर रहे हैं। हम अलग से सूबों की GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमारे इंस्टीट्यूट्स वीक हैं बिकॉज वो चलाने के काबिल रहे ही नहीं है। हमारे अंदर इतनी वो रही नहीं है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स को हम चला सकें, और जब नहीं चला सकते तो वो वीक ही होते हैं। उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हम छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं ताकि हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था कि जो वजीर आला काम करने वाला होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला काम किया और बड़े लीडर बन गए। जब ज्यादा सूबे बनेंगे तो तरक्की के लिए मुकाबला शुरू होगा। हर वजीर आला नौजवानों और रोजगार के लिए काम करेगा। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे आने वाला ही कौमी सतह पर आएगा। सियासी लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से ही आती है। हमारे लीडर्स को हमारे मसाइल का इल्म ही नहीं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल लीडर काम कर रहा है, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, वो प्राइम मिनिस्टर है या CM है, वो काम करना चाहता है, उसको काम करना आता है, तो उसको रोक कोई नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब तो चीफ मिनिस्टर बने थे ना, उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको बड़ा रोका काम करने से, तो उन्होंने कर लिया, फिर भी बड़े लीडर बन गए। जब आपके 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। परफॉर्म करेंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकेंगे। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, ऑर्गेनिकली ग्रोन अप लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो कहीं और से आती है हमारी, उसको तो हमारे मसलों का पता ही नहीं है शायद। मियां आमिर महमूद ने कहा कि किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए 30 साल लगते हैं। चीन और भारत की मिसालें हमारे सामने हैं। मुल्क तरक्की करेगा तो ही नौजवान तरक्की कर सकेंगे। अगर ये हो गया तो नौजवान कुछ अरसे बाद अच्छी सोसाइटी में रह रहे होंगे। अगर लोग कायल हो गए तो ये मामला पार्लियामान में भी पहुंच जाएगा। किसी कंट्री को टर्न अराउंड करने के लिए 30 इयर्स लगते हैं। ये चाइना ने साबित किया, ये इंडिया भी कर रहा है। अभी तो और ज्यादा फास्ट होगी ना टेक्नोलॉजी और हर चीज, तो अभी तो हो सकता है इससे भी कम लग रहे हो। आपकी तरफ से अगर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, लोग ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, फिर ये सेनेट में भी आएगा और कौमी असम्बली में भी आएगा और हर जगह पे आएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया पर हमारे सफीर बने और इसको आगे फैलाएं। ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि हम क्या कर सकते हैं। हम करने पर आ जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ चाखी में अहम कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द जहांजेब ने हथियार डाल दिए। दीगर ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्द जहांजेब ने वीडियो बयान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। दहशतगर्द अल-बदीन में हथियार और दीगर मवाद सप्लाई करता था। 2 से 3 महीने ये ऑब्जर्वेशन जारी रही और फिर कुछ जो लोग गिरफ्तार हुए उन्होंने उनकी निशानदेही भी की। तो कल अलल सुबह हमारी फोर्सेस जो है वो उस घर तक पहुंची और उस घर को कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद अनाउंसमेंट्स की गई लाउड स्पीकर्स के साथ कि आप हर तरफ से कॉर्डन हैं, तो आपको सरेंडर करने का राइट है कि अगर आप रियासत के सामने या रियासती फोर्सेस के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो यू हैव द ऑप्शन। जो ही वो लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट्स हुई, फ़ौरन वहाँ से फायरिंग स्टार्ट हो गई और उस फायरिंग के नतीजे में FC का जो एक जवान है वो शदीद ज़ख्मी हुआ। ये 2 जो टेररिस्ट थे जिनका मैंने जिक्र किया, ज़ुबैर और निसार का, वो मौके पे मारे गए और जहांजेब ने सरेंडर कर दिया। और जब जहांजेब ने सरेंडर किया तो ये तकरीबन फायर फाइट जो है वो कोई 1.5-2 घंटे तक जारी रही। इसका सबसे बड़ा काम जो था कि वो दालबदीन के इलाके में रिक्रूटमेंट करता था फॉर BLA, और रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो फैसिलिटेशन का रोल था वो करता था। हिंदुस्तान जो है इसके पीछे है, ये फितरतुल हिंदुस्तान के लोग हैं और वो आपको वीक करना चाहते हैं और बलूचिस्तान की फ्रैजाइलिटीज़ की वजह से बलूचिस्तान ज़्यादा उनकी नज़र में है। हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम सेटेलाइट इमेजेस के ज़रिए थॉरो ऑपरेशन करेंगे और किसी सूरत पाकिस्तान का ये जो पॉपी फ्री स्टेटस है इसको कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे।
फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने मगरबी किनारे के मुस्तकबिल को बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नाजुक और फैसला कुन मामला करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा वो उम्मीद करते हैं कि इजराइल मगरबी किनारे को जम नहीं करेगा। मगरबी किनारे के मामले पर सदर ट्रंप भी हमारे साथ हैं। मैक्रोन ने खबरदार किया कि अगर ऐसा हुआ तो इब्राहिम मुआहदे खत्म हो जाएंगे और खित्ते में अमन को खतरा होगा। मगरबी किनारे का मामला हम सब और अमरीका के लिए रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि गाजा की मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो यूरोप को भी एक्शन लेना पड़ेगा और अमरीका को इजराइल पर दबाव डालना होगा। इजराइल ने यमनी दारुल-हुकूमत सना पर बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले कर दिए। इजरायली फ़ज़ाइया ने सना के 70 स्क्वायर और बाबुल यमन के 13 मकामात को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ज़ाई हमले में हूसी फ़ौज की अहम और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमले सना के जनूबी और मगरबी इलाकों में किए गए। इजरायली हमलों से मुतल्लिक़ ताहाल हलाकतों या नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई। हूसी ज़राए का कहना है कि सना पर हमले के वक्त हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक हूसी का रिकॉर्ड शुदा खिताब जारी था। हमले का मकसद अब्दुल मलिक अल हूसी का खिताब मुतासिर करना था।